टेंग पेगी के पीछे पीछे अस्पताल तक गया। वह उसके हाव भाव नहीं देख पाया, लेकिन उसे पता था कि वह बेचैन होगी। हालांकि युद्ध के मैदान में तैनात एक मार्शल योद्धा के रूप में उन पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा। रास्ते में जब अन्य योद्धाओं ने वांग टेंग को देखा तो वे रुक गए और उसे सलाम करके अपनी आंखों से विदा किया। कभी कभी चर्चाएं सुनाई देती थीं। वे सब वांग टेंग के बारे में होती थीं। बहुत से लोग वांग टेंग की पहचान नहीं जानते थे, इसलिए वे अनुमान लगाते रहे। कुछ लोगों ने तो वांग टेंग की टीम के सदस्यों से भी जानकारी मांगी। उच्च अधिकारी वाले मार्शल योद्धाओं ने सीधे सैन्य वेबसाइट पर खोज की। उन्हें वांग टेंग के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी मिली। उदाहरण के लिए, वह साम्राज्य का एक सरदार था और दिव्य अवस्था में था। ये सब सार्वजनिक जानकारी थी, कोई भी इसे पा सकता था। इससे काफी हंगामा मच गया। वह इतनी कम उम्र में ही एक बैरन बन गया और अंधेरे भूतों से लड़ने के लिए युद्ध के मैदान में आ गया। वह उन युवा रईसों से अलग था जो केवल अपने परिवारों के पीछे छिपना और अपने जीवन का आनंद लेना जानते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी प्रतिभा अद्भुत थी। 20 साल की उम्र से पहले ही उसके पास ऐसी क्षमता थी और वह शैतान सम्राट ज़ेरोक्स पर सफलतापूर्वक घात लगाने में भी कामयाब रहा था। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई सामान्य व्यक्ति हासिल कर सके। भगवान की संतान, वह साम्राज्य का एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उनकी पहचान, योग्यता और युद्ध के मैदान में उनके प्रदर्शन, इन सभी बातों ने उनके दिलों में उनके लिए सम्मान पैदा किया। सेना में उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लगी। इससे पहले जनरल कैमरून को डर था कि वांग टेंग की प्रतिष्ठा उतनी नहीं है। हालांकि एक युद्ध उसके लिए उन लोगों से आगे निकलने के लिए पर्याप्त था जिन्होंने कई वर्षों तक काम किया था। वांग टेंग ने अस्पताल में पहुंचने के बाद 3 गंभीर रूप से घायल कर्मियों को देखा। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे। डार्क फोर्स उनके घावों के ऊपर तैर रही थी, धीरे धीरे शरीर में घुस रही थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, उनके अंग घायल हो गए थे। अगर हमला 1 इंच भी गहरा होता तो उनकी जान जा सकती थी। वास्तव में केवल युद्धप्रिय योद्धा ही ऐसी चोटों को झेलने में सक्षम थे। बिना मजबूत शरीर वाला एक साधारण व्यक्ति तो पहले ही मर चुका होता। वांग टेंग ने उन पर नजर डाली और सीधे कार्रवाई की। उसने देवी का आशीर्वाद दिया। प्रकाश बल बारिश में बदल गया और 3 घायल कर्मियों पर छिड़का। उनके घावों के आसपास की काली शक्ति बिखर गई। वह काले धुएं में बदल गई और बह गई। उसी समय घाव तेजी से भरने लगे। घायलों के चेहरे पर दर्द का भाव हल्का हो गया। उन्होंने भौहें सिकोड़ना बंद कर दिया। प्रभाव अद्भुत थे। प्रकाश बल उपचार। अरवेन और बाकी लोगों की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। वे जानते थे कि वांग टेंग एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उसके पास ये कौशल था। ब्रह्मांड में केवल कुछ ही लोग थे जो प्रकाश बल उपचार जानते थे। वे अनमोल थे। उन्हें लगा कि उनका नेता एक हरफनमौला व्यक्ति है। वह सब कुछ जानता है और हमेशा उन्हें आश्चर्यचकित करता है। उनके जीवन में अतिरिक्त सुरक्षा थी क्योंकि उनके नेता को लाइट फोर्स ट्रीटमेंट का पता था। उन्होंने पहले कभी इतना सुरक्षित महसूस नहीं किया था। सुरक्षा की भावना वास्तविक थी। पेगी ने वांग टेंग की पीठ को घूरा। उसकी निगाहें भावनाओं से भरी हुई थीं। डीक्यू को आश्चर्य नहीं हुआ। वह जानता था कि वांग टेंग के पास लाइट फोर्स ट्रीटमेंट स्किल है, इसलिए उसे पहले से ही अंदाजा था कि जब वांग टेंग आएगा तो वह क्या करना चाहता है। देवी का वरदान देने के बाद वांग टेंग ने एक जेड बोतल निकाली और कहा, इसके अंदर 3 गोलियां हैं। इन्हें ले लो। सैनिकों ने बोतलें ली और गोलियां बाहर उड़ेल दी। तुरंत ही सुगंध फैल गई। मास्टर स्तर की गोलियां। जब उन्होंने गोलियों की गुणवत्ता देखी तो वे बहुत खुश और आश्चर्यचकित हुए। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या मास्टर स्तर की गोलियां? घायल मार्शल योद्धा ने आश्चर्य से देखा। इसकी खुशबू सूंघो। ये वास्तव में मास्टर स्तर की डैन दवा है। हे भगवान, ये स्वागत अद्भुत है। उन्हें हल्का बल उपचार और मास्टर स्तर की गोलियां मिली। वह कौन सी टीम है? मैं उनमें शामिल होना चाहता हूं। मुझे मत रोको। यह मेजर वांग टेंग है। नेता, अलविदा। आप मुझे पालने में असमर्थ हैं। मैं मेजर वांग टेंग के पास जा रहा हूं। अल्पविराम। घायलों को जब खुशबू मिली तो वे ईर्ष्या से भर गए। उन्होंने अपनी टीम को धोखा देते हुए वांग टेंग से मिलने के लिए दौड़ लगा दी। उनके टीम लीडर गुस्से से हरे हो गए। वे तुरंत अपनी टीम के सदस्यों के प्रति चिंता जताने आए थे, लेकिन सारी सुर्खियां वांग टेंग ने चुरा ली। उनकी टीम के सदस्यों ने उनके प्रयासों की सराहना नहीं की और यहां तक कि वे वहां से चले जाना चाहते थे। यह तो बहुत ज्यादा था। वे बहुत दुखी थे। उन्होंने एक मास्टर लेवल की गोली के लिए उन्हें धोखा दिया। युद्ध के मैदान में उनकी दोस्ती का क्या हुआ? एट नोबल बन एट। वांग टेंग ने अपने दिल में चुपके से हंसी उड़ाई जब उसने अपने चारों ओर कड़वी निगाहों को महसूस किया। इस प्रभाव को ट्रिगर करने के लिए 3 मास्टर स्तर की गोलियां पर्याप्त थीं।
यह इसके लायक था। उसके पास मास्टर स्तर की बहुत सी गोलियां थीं, जो उसके लिए अकेले इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा थी। आमतौर पर वह ग्रैंडमास्टर स्तर की गोलियां इस्तेमाल करता था, इसलिए ये मास्टर स्तर की गोलियां उसके साथियों को पुरस्कृत करने के लिए एकदम सही थी। बॉस, ये बहुत कीमती है। हम एक टीम सदस्य ने अपने हाथ में गोली को देखा और कहा, इसे खा लो, ये सिर्फ एक गोली है। तुम्हारा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। बैकवोट जोड़ अंडरस्कोर जोड़ एड्स बाय पब फ्यूचर। टीम के तीनों सदस्य भावुक हो गए। वे लगभग रो पड़े। देखना, देखो वह क्या कह रहा है। उनके बॉस ने भी उनकी जान को बहुत महत्व दिया। ये दिल को छू लेने वाली बात थी। अच्छा प्रभाव जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1। वांग टेंग ने एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया। हर कोई चाहता था कि वे उसकी टीम में शामिल हो सके। वांग टेंग का दृढ़ रवैया देखकर टीम के तीनों सदस्यों ने गोलियां निगल ली। उन्हें तुरंत ही गोली का चमत्कारी असर महसूस हुआ। एक गर्म धारा उनके शरीर से होकर बही और उनके घावों के चारों ओर जमा हो गई, जिससे दर्द कम हो गया। उन्हें पता था कि उनके घाव ठीक हो रहे हैं। प्रकाश बल उपचार और गोलियों के संयुक्त प्रभाव के कारण उनकी चोटें अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगी। सही मायने में उन्हें ठीक होने में आधा महीना लगता, लेकिन अब उन्हें केवल 3 से 5 दिन की जरूरत है। उनके आसपास के योद्धा जब ये दृश्य देख रहे थे तो वे दंग रह गए। उनकी आंखें चमक उठी। ये कौन सी गोली है? प्रभाव अद्भुत है। मास्टर स्तर की गोली का ये प्रभाव नहीं होगा जब तक कि वह उच्च गुणवत्ता वाली और दुर्लभ प्रकार की उपचारात्मक गोली ना हो। सभी उपचारात्मक दान एक जैसे नहीं थे। आध्यात्मिक जड़ी बूटियों के प्रकार और उनके संयोजन का इसके प्रभाव पर बहुत प्रभाव पड़ता था। बाजार में मास्टर स्तर के कुछ हजार प्रकार के उपचारात्मक डैन उपलब्ध थे। सबसे अच्छे प्रभाव वाले डैन सभी ग्रैंड मास्टर स्तर के कीमियागरों के हाथों में थे। उन्हें पाना मुश्किल था। वे अब और शांत नहीं बैठ सके और उत्साहपूर्वक एकत्र हो गए। मेजर वांग टेंग, क्या आपके पास और गोलियां हैं? क्या आप उन्हें हमें बेच सकते हैं? ये सही है। हम सभी ने मिलकर अंधेरे भूतों से लड़ाई लड़ी है। मेजर वांग टेंग, कृपया हमारी मदद करें। मेरी टीम के सदस्य बहुत बुरी हालत में हैं। देखो, वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। उसे अपनी जान बचाने के लिए एक गोली की जरूरत है। मेजर वांग टेंग, चिंता मत कीजिए, हम उन्हें मुफ्त में नहीं लेंगे। हम उनके लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। यदि आपके पास ये नहीं है, तो आप पहले हल्का बल उपचार कर सकते हैं। अल्पविराम। टीम के नेता एक के बाद एक बोलते रहे और वांग टेंग के इर्द गिर्द जमा हो गए। उन्होंने अपनी लार से उसे लगभग डुबो दिया। जनरल डाटे अस्पताल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वांग टेंग को लोगों ने घेर लिया है। वे दंग रह गए। तुम सब क्या कर रहे हो? जनरल डाटे। जनरल, आप यहाँ हैं। जनरल, कृपया हमारी मदद करें। एट नोबलबन एट अल्पविराम। सभी लोग जनरल डाटे के चारों ओर इकट्ठा हो गए और एक साथ बातचीत करने लगे। जनरल डाटे को यह समझने में कुछ समय लगा कि क्या हुआ। उन्होंने अजीब तरीके से वांग टेंग को देखा और पूछा, क्या आप लाइट फोर्स ट्रीटमेंट जानते हैं? थोड़ा सा, वांग टेंग ने शांति से उत्तर दिया। जल्दी करो और उनका इलाज करो। उनके घावों से डार्क फोर्स को खत्म करना मुश्किल है। अगर उनका समय पर इलाज नहीं किया गया तो इससे भविष्य में उनकी साधना पर असर पड़ेगा। कृपया उनकी मदद करो, जनरल डाटे ने गंभीरता से अनुरोध किया। मैं ऐसा करना चाहता हूं, लेकिन जब वे मुझे घेर लेंगे तो मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, वांग टेंग ने मासूमियत से जवाब दिया। हैश हैश। सबके होठों के कोने फड़क उठे। यह आदमी थोड़ा बेशर्म था। अभी उससे बात करना इतना आसान नहीं था। जनरल डाटे के आते ही उसने अपना रवैया क्यों बदल दिया? और वह अभी भी निर्दोष होने का नाटक कर रहा था। कितनी बेशर्मी है। लेकिन किसी ने भी अपनी बात नहीं कही। क्या होगा अगर मेजर वांग टेंग के मन में कोई द्वेष हो? उन्हें अभी भी उसकी जरूरत थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम सब आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो? क्या तुमने सुना नहीं कि मेजर वांग टेंग ने क्या कहा? फैल जाओ। जनरल डाटे असहाय महसूस कर रहे थे। असंवेदनशील साथी। हाँ हाँ। सभी लोग जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गए। अच्छे भगवान, जितना बड़ा उतना समझदार। वांग टेंग ने जनरल डाटे की ओर देखा और मुस्कुराया। फिर उसने बिना किसी हिचकिचाहट के बड़े पैमाने पर देवी का आशीर्वाद दिया। हल्की बारिश के कारण अस्पताल में पानी भर गया। सभी घायलों का इलाज किया गया। किसी को भी नहीं छोड़ा गया। घायलों को बारिश में नहाने के बाद काफी बेहतर महसूस हुआ। उन्होंने वांग टेंग का दिल से शुक्रिया अदा किया। धन्यवाद, मेजर वांग टेंग। मेजर वांग टेंग एक अच्छे आदमी है। मेजर वांग टेंग, क्या आपको अभी भी टीम के सदस्यों की आवश्यकता है? मैं शामिल होने के लिए तैयार हूँ। मेजर वांग टेंग, मैं एक अनुभवी जंगल मार्शल योद्धा हूँ।
मैं खौफनाक लोगों से लड़ने में माहिर हूँ। कृपया मुझे चुनें। मेजर वांग टेंग, कृपया मुझे चुनें। मैं आपका बिस्तर गर्म कर सकता हूँ। अल्पविराम। वांग टेंग को उम्मीद नहीं थी कि ये सैन्य मार्शल योद्धा इतने मजेदार होंगे। जंगल शैली मार्शल योद्धा, क्या आप गंभीर हैं? क्या आप मोबाइल लीजेंड खेलते हैं? और मेरा बिस्तर भी गर्म कर दोगे? मैं एक नेक आदमी हूँ। मैं किसी की नजर से विचलित नहीं होता। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या तुम मेरी सहायक से ज्यादा सुंदर हो? क्या तुम्हारा फिगर उससे बेहतर है? यदि आप ऐसा नहीं करते तो चुप हो जाइए। जनरल डाटे के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह अपने अधीनस्थों से शर्मिंदा था। तुम्हारी इज्जत कहाँ है? तुम अपनी इज्जत फेंक सकती हो, पर मुझे अपनी इज्जत चाहिए। वेंडेल एक कोने में खड़ा था और उसका चेहरा काला पड़ गया था। बदमाश अपनी महत्वाकांक्षा पूरी कर रहा है। बिस्तर पर लेटे हुए टीम के सदस्य की हिम्मत नहीं हुई कि वह कुछ बोल सके। आखिरकार उसने अभी अभी वांग टेंग के हल्के बल उपचार को स्वीकार किया था। मेजर वांग टेंग, आपका धन्यवाद। मैं सभी घायलों की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। जनरल डाटे को आश्चर्य हुआ जब उन्होंने देखा कि सभी की हालत में सुधार हो रहा है। हालांकि वे वांग टेंग का धन्यवाद करना नहीं भूले। कृपया ऐसा मत करो, ये कुछ भी नहीं है। वांग टेंग ने अपना हाथ हिलाया। ये कुछ नहीं है, कोई और ऐसा नहीं कर सकता। जनरल डाटे ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस बार आपने बहुत बड़ा योगदान दिया है। किसी भी तरह से आपको वह मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। मुझे याद है कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कैप्टन को पदोन्नति मिल रही है। उन्हें उनकी जगह लेने के लिए एक शक्तिशाली अधिकारी की जरूरत है। मैं आपको वोट दूंगा। जनरल कैमरून की मदद से आपके पास एक उच्च मौका है। टाइगर स्ट्राइक फोर्स। वांग टेंग हैरान था। पैग्गी, डीक्यू और अन्य लोग आश्चर्यचकित थे। उनके पास कुछ अंदरूनी जानकारी थी। अरे, मैं इतने सालों से सेना में हूं, लेकिन मुझे इसके लिए लड़ने का अधिकार नहीं है। ऐसा लगता है कि तुम्हें जल्द ही असली ताकत मिलने वाली है, डीक्यू ने तुरंत चिल्लाया। उसे ईर्ष्या हो रही थी। वह नंबर 4 डिफेंस प्लेनेट का गैरिसन कमांडर हुआ करता था, इसलिए उसका वहां कुछ सैन्य प्रभाव था। वह डिफेंस प्लेनेट के स्थानीय तानाशाह की तरह था। हालांकि 29वें नंबर के डिफेंस प्लेनेट पर इसका कोई असर नहीं हुआ। यहां हर एक टीम लीडर एक ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा था। तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या टाइगर स्ट्राइक फोर्स में बहुत ताकत है? वांग टेंग ने पूछा। तुम्हें नहीं पता? जनरल डाटे को आश्चर्य हुआ। मैं अभी हाल ही में आया हूं। मुझे कैसे पता? वांग टेंग अवाक रह गया। जनरल डाटे दंग रह गए। फिर उन्होंने अपना सिर कड़वाहट से हिलाया। वह भूल गए थे कि वांग टेंग एक नौसिखिया था। अपने मिशन और युद्ध के दौरान उनका प्रदर्शन बहुत ही आश्चर्यजनक था। उन्होंने बताया, टाइगर स्ट्राइक फोर्स 1000 लोगों का दस्ता है। उनके पास 5000 मार्शल योद्धा हैं, जो सभी आकाशीय स्तर और उससे ऊपर के हैं। डिप्टी रेजिमेंटल कमांडर ब्रह्मांडीय स्तर के मार्शल योद्धा हैं। नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर टाइगर स्ट्राइक फोर्स हमारे शीर्ष दस्तों में से एक है। यदि आप टाइगर स्ट्राइक फोर्स के रेजिमेंटल कमांडर बन सकते हैं, तो आपके पास असली ताकत होगी। आप सिर्फ एक सामान्य सैन्य रैंक वाले मार्शल योद्धा नहीं होंगे। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। टाइगर स्ट्राइक फोर्स बहुत बढ़िया लग रहा था। यदि वह इसका कमांडर बन जाता तो सेना में उसका एक निश्चित प्रभाव और बोलने की शक्ति होती। उसके दिमाग में कई विचार आए। वांग टेंग ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। धन्यवाद, जनरल। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी योग्यता और योगदान से इसे जीता है। मैंने आपकी मदद नहीं की। जनरल डाटे ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया। वांग टेंग ने जाने से पहले कुछ देर तक जनरल डाटे से बातचीत की। फिर किसी ने गोलियों के बारे में बात नहीं की। वे जानते थे कि ऐसी प्रभावी गोलियों का मतलब युद्ध के मैदान में एक अतिरिक्त जीवन है। अगर उनके पास एक भी गोली होती तो वे उसे किसी को नहीं देते। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि जब वांग टेंग चला गया था, तो उसने चुपके से जनरल डाटे को गोलियों की एक बोतल दी थी। उसके अंदर 20 मास्टर स्तर की उपचार गोलियां थीं। जनरल डाटे ने कहा कि वांग टेंग ने सब कुछ खुद कमाया है और उन्होंने उसकी कोई मदद नहीं की, लेकिन वांग टेंग कोई अपराधी नहीं था। अनुभवहीन। उनके साथ खड़े रहना उनके लिए सबसे बड़ी मदद थी। कोई भी व्यक्ति बिना किसी कारण के दूसरों की मदद नहीं करेगा, खासकर सेना के ये अधिकारी। वे आसानी से किसी का पक्ष नहीं लेंगे। इस प्रकार वांग टेंग ने उसका ये दयालु उपकार स्वीकार कर लिया। गोलियां उसकी कृतज्ञता दर्शाने का उसका तरीका था। वह उनका उपयोग कैसे करेगा, ये जनरल डाटे का अपना मामला था। इससे उनका कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा 20 मास्टर स्तर की गोलियां उसके लिए ज्यादा मायने नहीं रखती थीं। वह उन्हें कुछ भट्टियों से आसानी से बना सकता था। वह एक महान कीमियागर था।
उसे ऐसा करने का आत्मविश्वास था। युद्ध अभी अभी समाप्त हुआ था, इसलिए जनरल डाटे के पास बहुत से काम थे। कुछ समय तक अस्पताल में रहने के बाद वह भी चले गए। वेंडेल कोने में खड़ा होकर भौहें सिकोड़ रहा था। उसने दांत पीस लिए और उसकी निगाहें तेज हो गईं। वांग टेंग, ये फिर से आप है। वेंडेल अपने दिल में चिल्लाया। उसने वांग टेंग को मारने की इच्छा को बलपूर्वक दबा दिया। फिर उसने अपनी कलाई घड़ी चलाई और एक संदेश भेजा। संदेश में केवल एक शब्द था, मार डालो। 29 डिफेंस प्लेनेट के मुख्य बेस के केंद्र में एक धातु की इमारत में एक हॉल था। मार्शल योद्धा जो कम से कम मेजर जनरल थे, अपनी वर्दी में वहां इकट्ठे हुए थे। वे अलग अलग उम्र के थे, जिनमें पुरुष और महिलाएं शामिल थीं। वे सभी शांत थे और उनके चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। ये लोग नंबर 29 रक्षा गृह के महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। सब लोग। अचानक मुख्य सीट से एक आवाज सुनाई दी। जनरल कैमरून वहीं बैठे थे और उनकी नजर उदासीनता से इधर उधर घूम रही थी। सबका ध्यान उस पर था। अंधेरे प्रेतों का आक्रमण बहुत अचानक हुआ। हालांकि हम इसके लिए तैयार थे, फिर भी परिणाम आशावादी नहीं है। जनरल कैमरून ने आगे बोलने से पहले थोड़ा रुककर कहा, 9वीं, 13वीं और 17वीं अग्रिम पंक्तियां गिर गई हैं। श्रोताओं के भावों में भारी परिवर्तन आया। प्रत्येक फ्रंटलाइन की स्थिति जानने के बाद जनरल कैमरन को परिणामों की प्रत्यक्ष जानकारी दी गई। लेकिन बाकी लोगों को अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी। जब उन्होंने ऐसी बुरी खबर सुनी तो उनके दिलों में जो सदमा लगा, वह अवर्णनीय था। एक साथ 3 अग्रिम मोर्चे पर हार का सामना करना एक दशक पहले से कभी नहीं हुआ था। क्या फिर से एक व्यापक युद्ध छिड़ने वाला था? जब भी ऐसी स्थिति उत्पन्न होती थी, तो यह एक व्यापक युद्ध का पूर्वाभास होता था। हर किसी के चेहरे पर गंभीरता थी और कमांड हॉल का माहौल गंभीर हो गया था। इसके अलावा 6 अग्रिम पंक्तियों को गंभीर क्षति और भारी क्षति हुई। जनरल कैमरून ने उन पर एक और बम फेंका। उन्होंने पहले से ही सबसे बुरी स्थिति के लिए तैयारी कर ली थी, लेकिन फिर भी वे इस खबर से स्तब्ध थे। एट नोबलबन एट। क्या हो रहा है? एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या ये काले प्रेत पागल हैं? क्या सभी फ्रंटलाइन कमांडर बेकार हैं? हमें इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। हमें गिरे हुए अग्रिम मोर्चे को पुनः प्राप्त करने के लिए सैनिकों को जुटाना होगा। हम अंधेरे प्रेतों को उन 3 क्षेत्रों पर कब्जा करने नहीं दे सकते, अन्यथा ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। अल्पविराम। वे शांत नहीं बैठ सके। वे चौंक गए और क्रोधित हो गए, और एक गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। दस्तक दस्तक। जनरल कैमरून ने भौहें सिकुड़ी और मेज पर दस्तक दी। धीरे धीरे सभी लोग शांत हो गए। जनरल कैमरन ने पूछा, सीमावर्ती क्षेत्रों को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए, लेकिन हम ये कैसे करेंगे? हम किसे भेजेंगे? एक मध्यम आयु वर्ग के लेफ्टिनेंट जनरल ने कहा, अगर यह मेरे ऊपर होता तो मैं सबसे मजबूत दस्ते भेजता और वज्र की ताकत से अग्रिम मोर्चे पर कब्जा कर लेता। यह एक निवारक के रूप में भी काम कर सकता है और सभी का मनोबल बढ़ा सकता है। मैं जनरल क्यू युवानजू से सहमत हूँ। हमें इन अंधेरे प्रेतों के प्रति नर्म रुख नहीं अपनाना चाहिए, अन्यथा वे सोचेंगे कि हमें धमकाना आसान है। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। अंधेरे प्रेतों को एक झटका दो। बुरा नहीं है, मैं भी सहमत हूँ। अल्पविराम। जनरल क्यू युवानजू के शब्दों की सभी ने पुष्टि की। इनमें से कोई भी जनरल काय नहीं था, और वे सभी अडिग थे। अगर अंधेरे भूत उन पर हमला करते, तो वे पलटवार करते। जनरल कैमरन ने कहा, ठीक है, आइए हम 3 ऐसे दस्ते चुने जो सबसे उपयुक्त हों। एड्स बाय पब फ्यूचर। जनरल क्यू युवानजू ने कहा, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि रेड स्कॉर्पियन, टाइगर स्ट्राइक फोर्स और रेजिंग बियर दस्तों को जाना चाहिए। ठीक है। जनरल कैमरून ने एक क्षण सोचा और सिर हिला दिया। लेकिन टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर को पदोन्नत किया जा रहा है और नए कमांडर का फैसला नहीं हुआ है। जब हालात बदल रहे हैं, तो टाइगर स्ट्राइक फोर्स को भेजने का ये सही समय नहीं लगता। एक बुजुर्ग को संदेह था। अगर आप टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर बनना चाहते हैं, तो आपके पास एक निश्चित ताकत और क्षमता होनी चाहिए। अग्रिम मोर्चे पर फिर से कब्जा करना ही सही अनुभव है। एक महिला मेजर जनरल ने हंसते हुए कहा। यह कोई बुरा विचार नहीं है। बुजुर्ग ने सिर हिलाया। तो फिर हम नए कमांडर के रूप में किसे चुनेंगे? जनरल क्यू युवानजू ने पूछा। जनरल कैमरन ने कहा, इसीलिए मैंने आज आपको यहां बुलाया है। अब सिफारिशों के आधार पर 3 उपयुक्त उम्मीदवार हैं। एक नजर डालें। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, लंबी मेज के ऊपर एक स्क्रीन उभरी। स्क्रीन पर 3 चित्र थे, और उनका विस्तृत बायोडेटा भी देखा जा सकता था। वेंडेल ने 85% से अधिक की सफलता दर के साथ 3678 मिशनों को अंजाम दिया है। चाहे वह अनुभव हो या प्रतिष्ठा, उनके पास दोनों है।
और टाइगर स्ट्राइक फोर्स के उप कमांडर हुओ किया हैं, जिन्होंने 85% से अधिक की सफलता दर के साथ 3423 मिशनों को अंजाम दिया है। इसके अलावा उन्होंने कमांडर के साथ अच्छा सहयोग किया और अपने उप कमांडर के कार्यकाल के दौरान टाइगर स्ट्राइक फोर्स से बहुत परिचित हैं। हम पहले 2 उम्मीदवारों से आश्चर्यचकित नहीं हैं, लेकिन अंतिम उम्मीदवार से। सारी जानकारी पढ़ने के बाद जब उनकी नजर अंतिम उम्मीदवार पर पड़ी तो वे भौंचक्के रह गए। यह एक नवागंतुक था। इसके अलावा उनके बायोडेटा में केवल 3 मिशन थे, जिनके बारे में बहुत कम या कोई विवरण नहीं था। ऐसा व्यक्ति टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर पद के उम्मीदवारों की सूची में कैसे आ सकता है? क्या वह कोई ऐसा व्यक्ति था जो पिछले दरवाजे से अंदर आया था? वहां उपस्थित लोगों में से एक बुजुर्ग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी जब उन्होंने वांग टेन का चित्र देखा। यह पाकर परिवार का प्रतिनिधि नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट था, क्रॉफ्ट्स, जो एक स्वर्ग मंच मार्शल योद्धा था। वे ही वेंडेल को इस पद के लिए अनुशंसित करने वाले व्यक्ति थे। वह वेंडेल को टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर बनाना चाहते थे ताकि वह नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर परिवार का प्रभाव बढ़ा सके। यहां वेंडेल के प्रतिद्वंद्वी के रूप में वांग टेन का नाम देखने की उम्मीद नहीं थी। यह बदमाश कुछ समय पहले ही नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर पहुंचा था और उसने केवल कुछ मिशन पूरे किए थे। कमांडर पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने का उसे क्या अधिकार था? किसने उसकी सिफारिश की? सौभाग्य से हर कोई उसकी योग्यता पर सवाल उठा रहा था। उसने राहत की सांस ली। अगर किसी को नहीं लगता कि वह इस पद के लिए योग्य है तो उसकी सिफारिश करने का कोई मतलब नहीं था। अंत में उसे बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए वांग टेन की शक्ल सूरत सिर्फ दिखावा थी। क्रॉफ्ट्स के होठों के किनारे एक ठंडी मुस्कान उभरी। बकवास। जनरल क्यू युवानजू चिल्लाया, ये बकवास है। उसने केवल 3 मिशनों को अंजाम दिया है। वह टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर कैसे हो सकता है? आप टाइगर स्ट्राइक फोर्स को खतरे में डाल रहे हैं। ये सही है, यह अनुचित है। वह अयोग्य है। एक नौसिखिया टाइगर स्ट्राइक फोर्स का कमांडर कैसे हो सकता है? किस बेवकूफ ने उसकी सिफारिश की? अल्पविराम। मैंने किया। जनरल कैमरून का चेहरा काला पड़ गया। उन्हें उनकी तीखी प्रतिक्रिया का अनुमान था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे उन्हें डांटेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन एम शोर अचानक बंद हो गया। हर कोई हैरानी से जनरल कैमरून को देख रहा था। उनके दिमाग समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे थे। जनरल कैमरून मूर्ख थे। उफ, वह बेवकूफ कैसे था? जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्रॉफ्ट्स भी हैरान रह गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। यह उनकी कल्पना से परे था। क्या दोनों के बीच कोई रिश्ता था? जनरल कैमरून ने बिना किसी कारण के एक नए व्यक्ति की सिफारिश क्यों की? एक अनुभवी जनरल के रूप में यह उनके काम करने का तरीका नहीं था। उसके मन में कई विचार कौन थे? उसे एक अशुभ अनुभूति हुई। जनरल कैमरून नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट के कमांडिंग जनरल थे। उनकी सिफारिश से वांग टेन की संभावनाएं काफी बढ़ जाएंगी। जनरल कैमरून, मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। कृपया मेरा बहाना सुनिए, मेरा मतलब है, मेरा स्पष्टीकरण। मेजर जनरल का चेहरा हरा हो गया। उसने जनरल कैमरून को ध्यान से देखा और खुद को संभालने की कोशिश की। अन्य लोग उसे देखकर प्रसन्न हुए। तुम्हें इतना सीधा साधा क्यों होना पड़ा? देखो, अब तुम इसके दुष्परिणाम भुगत रहे हो। जनरल क्यू युवानजू ने शर्मिंदगी से कहा, एर्म। जनरल कैमरून, आपने वांग टेन को क्यों चुना? पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कृपया तीनों मिशनों के परिणामों पर एक नजर डालें। जनरल कैमरून ने अपना सिर हिलाया और अपने सामने स्क्रीन पर हल्के से थपथपाया। वांग टेन के बारे में अधिक जानकारी उनकी प्रोफाइल तस्वीर के नीचे दिखाई गई। उनके मिशनों का विवरण भी सामने आया। इन विवरणों को जारी करना उचित नहीं था, लेकिन उन्हें बाकी लोगों को समझाने के लिए कुछ वास्तविक युद्ध कारनामे दिखाने थे। इसीलिए उन्होंने जानकारी जारी की। एट नोबलबन एट शैतान का अंडा वापस ले आया। एक शैतानी दिमाग वाले अंधेरे प्रेत को पकड़ लिया। एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट को मार डाला और न्यूनतम लागत से तीसरी अग्रिम पंक्ति को बचा लिया। अल्पविराम। नई जानकारी पढ़ते ही सभी के चेहरे पर भाव बदल गए। वे आश्चर्यचकित थे और उन्हें इस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। मिशन के परिणाम स्पष्ट रूप से लिखे गए थे। वह अपने पहले मिशन पर एक शैतानी अंडाणु लेकर आया था। एक शैतानी अंडाणु। क्या उन्होंने इसे सही ढंग से देखा? हर कोई जानता था कि शैतानी अंडाणु क्या होता है। इसके प्रकट होने का मतलब था पूरे ग्रह के लिए जीवन या मृत्यु का संकट। फिर भी वांग टेन चुपचाप इस आपदा को हल करने में कामयाब रहा। समस्या ये थी कि वह शैतानी अंडाणु को वापस कैसे लाए। क्या वह जादू से ग्रसित या भ्रष्ट नहीं हो गया था? शैतानी दिमाग वाले डार्क ऑपरेशन के बारे में कहा गया कि यह एक अजीब और रहस्यमयी डार्क ऑपरेशन जाति थी। वे विभिन्न जीवित प्राणियों के दिमाग पर कब्जा कर सकते थे और लंबे समय से मनुष्यों को परेशान कर रहे थे।
फिर भी वांग टेंग ने एक को पकड़ लिया और उस पर शोध किया जा रहा था। ये निस्संदेह एक बहुत बड़ा सैन्य योगदान था। अंततः उन्होंने तीसरी अग्रिम पंक्ति के जनरल डाटे को एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट को मारने में मदद की तथा अग्रिम पंक्ति की रक्षा के लिए बहुत कम कीमत चुकाई। यह अविश्वसनीय था कि एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को मार सकता है। उन्हें यह मानना पड़ा कि इन 3 अभियानों के बाद वांग टेंग की सेना में पर्याप्त प्रतिष्ठा हो गई थी। उनकी क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं रह गया था। जनरल कैमरून, क्या ये सच है? जनरल क्यू युवानजू ने अविश्वास से पूछा। बाकी लोगों ने भी एक साथ देखा। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति के पास इतनी सारी उपलब्धियां हैं। जनरल कैमरन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं ये बातें बनाकर अपनी प्रतिष्ठा खराब नहीं करूंगा। जनरल क्यू युवानजू ने गहरी सांस ली और अपना माथा रगड़ा। यह अकल्पनीय है। क्रॉफ्ट्स का चेहरा काला पड़ गया। वांग टेंग ने फिर से उसकी उम्मीदों से बढ़कर काम किया। चीजें ऐसी दिशा में बढ़ रही थी जिसे वह नियंत्रित नहीं कर सकता था। इससे वह क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि वह रक्षा गृह पर आने के बाद वांग टेंग को आसानी से नियंत्रित कर सकता है क्योंकि वह बिना किसी पृष्ठभूमि के एक दिव्य चरणीय मार्शल योद्धा था। किसने सोचा होगा कि उसने पहले से ही गुप्त रूप से इतनी सारी महान उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। लेकिन उन्होंने अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से छुपा लिया। जनरल कैमरून, मेरा एक सवाल है। क्या आप मेरी शंका दूर करने में मदद कर सकते हैं? जनरल कैमरून ने उसकी ओर तीखी नजर से देखा और सिर हिलाकर कहा, कृपया कहिए। वांग टेंग शैतानी अंडाणु को वापस कैसे लाया? मैं जो जानता हूं, उसके आधार पर एक साधारण व्यक्ति इसके जादू का विरोध नहीं कर सकता, क्रॉफ्ट्स ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा कोई और इरादा नहीं है। मैं बस सुरक्षित रहना चाहता हूं। मौजूद सभी लोग समझदार थे। वे जानते थे कि वह नहीं चाहता था कि वांग टेंग रेजिमेंट कमांडर बने। वे जानते थे कि क्रॉफ्ट भी वैंडेल की तरह ही पाकर परिवार से था। ऐसा लग रहा था कि वह वैंडेल की मदद करना चाहता था। हालांकि वेंडेल की खातिर वांग टेंग को तस्वीर से बाहर निकालना उसका एकमात्र इरादा नहीं था। वहां मौजूद ज्यादातर लोगों को वांग टेंग और पाकर्स के बीच झगड़े के बारे में पता नहीं था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि क्रॉफ्ट का असली इरादा वांग टेंग की सैन्य यात्रा को खत्म करना था। जनरल कैमरून ने फिर से उसकी ओर देखा और उदासीनता से कहा, मुझे भी चिंता थी, इसलिए मैं उसे वापस आते ही निरीक्षण के लिए मिस्टर वेबलिन के पास ले आया। उसके साथ कोई समस्या नहीं है। मिस्टर वेबलेन ने उसका निरीक्षण किया। ऐसा लगता है कि हम व्यर्थ ही चिंतित थे। हर कोई दंग रह गया। ये जानने के बाद कि श्री वेबलेन ने वांग टेंग का निरीक्षण पूरा कर लिया है, किसी को कोई चिंता नहीं रही। उन्होंने गहरी सोच में सिर हिलाया। जनरल कैमरून ने आगे कहा, जहां तक इसे वापस लाने का सवाल है, तो उनके अपने तरीके हैं। मैं उन्हें नहीं बता सकता। हालांकि मैं आपको बता सकता हूं कि मेजर वांग टेंग एक लाइट एलिमेंट मार्शल योद्धा है। मैंने सुना है कि वह लाइट फोर्स ट्रीटमेंट भी जानते हैं। जनरल डाटे को उनसे बहुत मदद मिली और वह उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं। जनरल कैमरून के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वे वांग टेंग के प्रदर्शन से बहुत खुश थे। अगर ऐसा नहीं होता तो वे उसे रेजिमेंटल कमांडर के पद के लिए अनुशंसित नहीं करते। प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा एड्स बाय पब फ्यूचर। वह प्रकाश बल उपचार जानता है। डाटे भाग्यशाली है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने वांग टेंग की इतनी प्रशंसा की। तो यही कारण है। अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि मेजर वांग टेंग टाइगर स्ट्राइक फोर्स के कमांडर बनने के लिए बेहद उपयुक्त है। अल्पविराम। जब सभी ने सुना कि वांग टेंग एक प्रकाश तत्व मार्शल योद्धा है, तो सभी का रवैया बदल गया। वे चाहते थे कि वे तुरंत उससे दोस्ती कर लें। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि टाइगर स्ट्राइक फोर्स का रेजिमेंटल कमांडर कौन है, जब तक उसके पास क्षमताएं थी। वांग टेंग के पोर्टफोलियो को देखते हुए वह काफी शक्तिशाली था। वेंडेल और हुओ किया शायद जनरल डाटे को एक मध्यम स्तरीय शैतान सम्राट को मारने में सहायता नहीं कर पाते। जनरल कैमरून अवाक रह गए। एट नोबल बन एट। उनका नजरिया किताब के पलटने की तरह बदल गया। क्रॉफ्ट्स अवाक रह गया। उसे लगा कि उसने अपने लिए ही गड्ढा खोद लिया है। उसका उद्देश्य वांग टेंग को नीचे खींचना था, लेकिन उसने उसकी मदद की। उसे निराशा के कारण खून की उल्टी होने लगी। जनरल कैमरन ने कहा, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इसलिए वांग टेंग टाइगर स्ट्राइक फोर्स के अगले कमांडर होंगे। रुको, क्रॉफ्ट्स जल्दी से चिल्लाया। एड्स बाय पब फ्यूचर। क्या है? क्या आपका कोई सवाल है? हमने वांग टेंग की ताकत को व्यक्तिगत रूप से नहीं देखा है। क्यों न हम उसके वापस आने के बाद उन तीनों के बीच लड़ाई करवा दें? क्यों? मेजर वांग टेंग एक मध्यम श्रेणी के शैतान सम्राट को मार सकता है। हमें उसकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, जनरल क्यू युवानजू ने कहा। बाकी लोग सहमत हो गए।
क्रॉफ्ट्स हताश हो गए। लानत है, ये वह बात नहीं है जो तुम लोगों ने अभी कही थी। यह एक अच्छा सुझाव है। जनरल कैमरून ने उसे एक स्पष्ट नजर से देखा और सिर हिलाया। उन्हें युद्ध करने दो। क्रॉफ्ट्स भावशून्य रहा, लेकिन वह मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगर वह बदमाश वापस नहीं आता तो लड़ाई की कोई जरूरत नहीं होती। अल्पविराम। वांग टेन को नहीं पता था कि मुख्य बेस में क्या हो रहा था। वह वापस आ रहा था। सभी लोग अच्छे मूड में थे। वे अभी भी युद्ध जीतने की खुशी में डूबे हुए थे। बॉस, आपने इस बार बहुत योगदान दिया है। आपको जल्द ही कर्नल के पद पर पदोन्नत कर दिया जाएगा, है ना? अरवेन ने वांग टेन की ओर देखा, जो उसके बगल में था, और पूछा। कौन जानता है, हमारा बॉस बहुत शक्तिशाली है। उसे निश्चित रूप से पदोन्नति मिलेगी। यदि उसे पदोन्नति नहीं मिलती तो ये प्रतिभा की बर्बादी होगी, जियोंग दाकी ने ईमानदारी से कहा। अगर बॉस को पदोन्नति मिल गई तो क्या हमारी टीम भंग हो जाएगी? आरवेन ने अचानक पूछा। सभी लोग चुप हो गए। यह एक स्पष्ट प्रश्न था। अगर वांग टेन को पदोन्नति दी गई तो उसके पास अन्य अधीनस्थ होंगे। टीम को भंग कर दिया जाएगा और अलग अलग टीमों में बांट दिया जाएगा। भले ही वांग टेंग अपने रिश्ते को संजोकर रखता हो, लेकिन वह उनमें से कुछ को ही रख सकता था। वह पूरी टीम को नहीं रख सकता था। पैगी की अभिव्यक्ति बदल गई। उसने इस सवाल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। वांग टेंग आश्चर्यजनक गति से सैन्य योगदान जमा कर रहा था, और इस बार उसकी उपलब्धि और भी प्रभावशाली थी। उसे सबसे अधिक संभावना पदोन्नति मिलेगी, लेकिन उनकी टीम उसकी गति को पकड़ नहीं पाएगी। उसकी नजरें धुंधली हो गईं। उसने अपना सिर नीचे कर लिया ताकि दूसरे लोग उसके चेहरे के भाव न देख सकें। ज्यादा मत सोचो, अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है। मैं अभी भी नौसिखिया हूं, इसलिए शायद मुझे पदोन्नति न मिले। वांग टेंग ने चुप्पी तोड़ी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके अधीनस्थों को उनकी याद आएगी। सचमुच, मैं बहुत करिश्माई हूं। DQE ने चुपचाप वांग टेंग की ओर देखा। वह जानता था कि अलगाव अपरिहार्य था। हर मार्शल योद्धा वांग टेंग जैसे नेता का अनुसरण करना चाहता था, क्योंकि उसके अधीन उन्हें कई लाभ मिल सकते थे। हालांकि उन्हें योग्य भी होना था। जिन लोगों का कोई मूल्य नहीं है, उन्हें अवसर नहीं मिलेगा, भले ही वह उनके सामने रखा गया हो। मेजर वांग टेंग सही कह रहे हैं, हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। कौन जानता है कि भविष्य में क्या होगा। वांग टेंग की बातें सुनकर पैगी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका दुख तुरंत गायब हो गया। वह नहीं जानती थी कि बाकी लोगों का क्या होगा, लेकिन वह वांग टेन की सहायक थी। इस बात की पूरी संभावना थी कि वह उसे भी साथ ले आएगा। भाइयों, मुझे खेद है। महिलाएं स्वार्थी होती हैं। पैगी ने खुद को सांत्वना दी। धमाका। जब अन्य लोग बोलना चाहते थे तो युद्धयान अचानक कांप उठा। क्या हुआ? पैगी के चेहरे पर भाव बदल गए। सभी लोग खड़े हो गए और अपने हथियार निकाल लिए। क्या यह एक अंधकार में प्रेत का हमला था? राउंड बॉल, क्या बात है? वांग टेंग ने मन ही मन पूछा। उसने भौहें सिकोड़ी। कोई हम पर हमला कर रहा है। अंधेरे भूत नहीं। वांग टेंग ने अपनी भौहें उठाई। हाँ, डार्क फोर्स नहीं। यह मानव मार्शल योद्धा होना चाहिए। एड्स बाय पब फ्यूचर हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी। वह बिना किसी भाव के खड़ा हुआ और बोला, चलो देखते हैं कि इस नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर कौन मुझे मारने के लिए बेताब है। उसने राउंड बॉल से केबिन का दरवाजा खोलने को कहा और बाहर उड़ गया। पैगी और अन्य लोग बस बैठकर देखते नहीं रह सकते थे, इसलिए वे जल्दी से उसके पीछे चले गए। बाहर, युद्ध कवच पहने योद्धाओं का एक समूह उनका रास्ता रोक रहा था। लगभग 40 से 50 लोग थे। वे जंगल में थे और उनके आसपास कुछ भी नहीं था। कोई भी प्राणी नजर नहीं आ रहा था। ये घात लगाने के लिए एकदम सही जगह थी। इन युद्ध योद्धाओं ने बड़े पैमाने पर उत्पादित युद्ध कवच नहीं पहना हुआ था, इसलिए उनके चेहरे छिपे हुए थे। तुम कौन हो? वांग टेंग ने उनके चेहरे देखने के लिए अपनी आंखों को सक्रिय किया, लेकिन वे सभी अजनबी थे। वह उनमें से किसी को भी नहीं पहचान पाया। कोई है जो तुम्हें मार देगा, एक मार्शल योद्धा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरवेन और बाकी लोग क्रोधित हो गए। ये लोग अचानक कहीं से आ गए और कहने लगे कि वे वांग टेंग को मारना चाहते हैं। क्या वे उन पर नजर रख रहे थे? आक्रमण करना। दूसरे पक्ष ने बिना समय बर्बाद किए। नेता ने अपना हाथ हिलाया और ब्रह्मांड के शिखर पर अपनी साधना शक्ति जारी की। वह वांग टेंग की ओर बढ़ा। अटैक नोबल बनेट एड्स बाय पब फ्यूचर मारना। उसके अधीनस्थों ने भी तीक्ष्ण हत्या की नीयत से उसका पीछा किया। अधिकांश मार्शल योद्धा आकाशीय मंच के शिखर पर थे। ब्रह्मांड मंच के शिखर पर मौजूद नेता के अलावा भीड़ में छिपे हुए 2 अन्य ब्रह्मांड मंच के मार्शल योद्धा भी थे। ब्रह्मांड के शिखर पर 3 मार्शल योद्धा।
मेरे बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए धन्यवाद। वांग टेंग ने उपहास किया। ऐसा लग रहा था जैसे इन लोगों को उसकी युद्ध कुशलता का पूरा अंदाजा था। हालांकि वह स्वर्ग मंच के योद्धा को मार सकता था, लेकिन वह बाहरी ताकतों पर निर्भर था। उदाहरण के लिए, कोई और स्वर्ग मंच के योद्धा को बुरी तरह पीटता, इससे पहले कि वह चुपके से हमला करके उसे खत्म कर दे। संक्षेप में, स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं से निपटने में उन्हें कुछ कठिनाई हुई। इसका अर्थ ये भी था कि उसके पास किसी स्वर्गीय योद्धा को व्यक्तिगत रूप से मारने की क्षमता नहीं थी। ब्रह्मांड चरण के शिखर पर 3 मार्शल योद्धाओं की क्षमता स्वर्ग चरण मार्शल योद्धा के बेहद करीब थी। वे वांग टेंग से निपटने के लिए पर्याप्त होने चाहिए। धमाका! नेता एक पल में ही वांग टेंग के सामने आ गया। उसने अपना ब्लेड पकड़ा और उसे नीचे गिरा दिया। ब्लेड की चमक अग्नि तत्व अल्टिमा के साथ नीचे गिर गई। धमाका! वांग टेंग शांत रहा। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी और उसने अपना जल तत्व अल्टिमा जारी कर दिया। स्वूश! वांग टेंग के पीछे पानी की आवाज गूंज रही थी। उसके पीछे कई ऊंची लहरें उछल रही थीं और नीली तलवार की चमक आपस में उलझकर ब्लेड की चमक की ओर टूट रही थी। चरम सीमा हजारों टकराने वाली लहरें। 8वां स्तर। वांग टेंग ने लड़ाई में कई अल्टिमा विशेषताएं एकत्र की थीं, इसलिए उसका जल अल्टिमा 8वें स्तर तक बढ़ गया। यह पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली था। धमाका! दोनों पक्ष आपस में टकरा गए, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। लहरों ने नीली तलवार की चमक को और बढ़ा दिया, और वह बार बार ब्लेड की चमक से टकराती रही, मानो इसका कोई अंत ही न हो। अचानक, ब्लेड की चमक, जिसमें अग्नि अल्टिमा थी, टूट गई। तलवार की चमक से यह नष्ट हो गई। ये कैसे संभव है? नेता का चेहरा बदल गया। वह स्तब्ध था। उसे एहसास हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी उसकी अग्नि अल्टिमा को रोक सकता है। ध्यान रहे, उसकी अग्नि अल्टिमा 7वें स्तर पर थी। ये ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के बीच भी शक्तिशाली थी। क्या उसके प्रतिद्वंद्वी का जल अल्टीमा उसके अग्नि अल्टीमा से अधिक शक्तिशाली था? चलो, यह आदमी तो एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था। वांग टेंग ने उदासीनता से कहा, मुझे बताओ कि तुम्हें किसने भेजा है और मैं तुम्हें जल्दी मौत मरने दूंगा। उसने अपनी तलवार उठाए और अपने दुश्मन की ओर इशारा किया। तुमने क्या कहा? नेता क्रोधित हो गया। कहा तुमने? नेता क्रोधित हो गया। उसकी निगाहें तीखी हो गईं। उसे शीघ्र मृत्यु दे दीजिए। वह तो एक दिव्य स्तर का योद्धा था। उसे ऐसे शब्द कहने का साहस कहां से मिला? वह उन्हें नीचा दिखा रहा था। हर ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा का अपना गौरव था, जिसमें वह भी शामिल था। वांग टेंग एक शक्तिशाली और प्रतिभाशाली मार्शल योद्धा हो सकता है, लेकिन वह डरता नहीं था। लगता है मुझे तुमसे पूछताछ करने के लिए तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। तुम मौत की तलाश में हो। योद्धा की आंखों से हत्या की भावना फूट पड़ी। उसे कुछ याद आया और वह खर्राटे लेने लगा। बेटे, युद्ध के मैदान में बवंडर हमले को अंजाम देने के लिए तुम्हें कुछ प्रयास करने पड़े, है ना? तुम्हारी वर्तमान दिव्य अवस्था क्षमता के साथ एक बार हमला करना तुम्हारी अधिकतम क्षमता है। मुझे यकीन है कि तुमने अपनी अधिकांश शक्ति समाप्त कर ली है और तुम सिर्फ एक मजबूत मुखौटा लगा रहे हो। उन्होंने मैं तुम्हें समझ गया वाला भाव व्यक्त किया। वांग टेंग के हाव भाव बदल गए, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड के लिए ही रहा, उसके बाद वह अपने संयम में आ गए। हा, तुम सचमुच एक कागजी शेर हो। मार्शल योद्धा हंसा। लगता है कि आपने अपना शोध किया है। इसका मतलब है कि आप सभी तीसरी अग्रिम पंक्ति में थे और आपने सब कुछ देखा। वहां मेरा एकमात्र दुश्मन वेंडेल है। आप पाकर परिवार का हिस्सा होंगे। वांग टेंग ने भावशून्यता से अपना अनुमान व्यक्त किया। तो क्या हुआ अगर तुम जानते हो? तुम वैसे भी मरने वाले हो। मार्शल योद्धा ने अचानक हंसना बंद कर दिया। उसने नहीं सोचा था कि वांग टेंग सब कुछ सही अनुमान लगा लेगा। उसने उसे घूर कर देखा। क्या तुम्हें पकड़े जाने का डर नहीं है? अगर सेना को पता चलेगा कि तुमने एक सैन्य मार्शल योद्धा पर हमला किया है, जिसने अभी अभी सैन्य उपलब्धि अर्जित की है, तो वे तुम्हें जाने नहीं देंगे, वांग टेंग ने कहा। हम संघर्ष करना बंद करो। हमने तुम्हें मारने के लिए पर्याप्त तैयारी की है। हमने इस क्षेत्र के चारों ओर सिग्नल डिसप्शन डिवाइस लगा दिए हैं, ताकि कोई भी यह न जान सके कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें मारने के बाद हम नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट छोड़ देंगे। कोई भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। नेता ने व्यंग्य किया। जैसा कि अपेक्षित था, आप तैयार होकर आए थे। वांग टेंग ने गहरी सोच में सिर हिलाया। फिर उसने अचानक पूछा, ओह, क्या आपने इस वाक्य के बारे में सुना है? क्या? नेता ने भौहें सिकोड़ी। प्रतिपक्षी बहुत ज्यादा बोलने से मर जाता है, बेवकूफ। वांग टेंग हंसा। नेता का चेहरा काला पड़ गया। उसे अपमानित महसूस हुआ। उसे आखिरकार पता चल गया कि वांग टेंग उसके साथ खेल रहा था।
मरना। नेता गुस्से में दहाड़ते हुए वहीं गायब हो गया। वह प्रकाश की किरण में बदल गया और वांग टेंग पर हमला करने लगा। धमाका। लाल लाल लपटें उसके शरीर के चारों ओर फैल गईं। ब्लेड की चमक आसमान को चीरती हुई निकल गई और अल्टिमा की शक्ति का विस्फोट हो गया। उसने वांग टेंग पर जलती हुई ब्लेड की चमक से वार किया। वांग टेंग चुप रहा। उसकी तलवार के चारों ओर पानी की धाराएं घूम रही थीं। उसने अपने पानी के चरम को अधिकतम तक छोड़ा और अपने प्रतिद्वंद्वी के हमले का स्वागत किया। बूम बूम बूम, आसमान में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। सेनाओं के टकराव के प्रभाव से जमीन में अलग अलग आकार के छेद हो गए। डीक्यू, पैग्गी और टीम के अन्य सदस्यों को रोक लिया गया। वे वांग टेंग को मजबूत नहीं कर सके। ये मार्शल योद्धा केवल वांग टेंग को मारना चाहते थे। बाकी लोगों के लिए उन्होंने बस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की। इससे चीजें आसान हो जाती। डीक्यू घायल हो गया था और उसने अपनी अधिकांश ऊर्जा युद्ध के मैदान में खर्च कर दी थी। वह अपनी असली शक्ति का केवल एक छोटा सा अंश ही छोड़ सकता था। वह वांग टेंग जैसा कीड़ा नहीं था, इसलिए वह तुरंत ठीक नहीं हो सका। कदम। डीक्यू गुस्से में चिल्लाया। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पीछे धकेलने की कोशिश की, उसकी तलवार पर एक हरे रंग की चमक जमा हो गई। हालांकि दूसरे पक्ष ने उसका सामना नहीं किया। उसने सभी घातक हमलों को चकमा दिया और उसे रोकने के लिए तुरंत वापस आ गया। डीक्यू वांग टेंग की मदद करना चाहता था, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। दिव्य मंच के मार्शल योद्धाओं ने उसे सफलतापूर्वक रोक लिया। कुछ दूर एक बड़ी चट्टान के पीछे वेंडेल कवच पहने हुए था और आसमान में हो रही लड़ाई को घूर रहा था। उसके होठों के किनारे पर एक मुस्कुराहट थी। देखता हूं इस बार तुम कैसे बच निकलते हो। अल्पविराम। वांग टेंग और नेता आसमान में एक दूसरे से गर्मागर्म लड़ाई कर रहे थे। वे दो प्रकाश की गेंदों में बदल गए, एक नीली और एक लाल, और जोरदार टक्कर हुई, जिससे जोरदार विस्फोट हुआ। वे जितनी देर लड़ते रहे, नेता उतना ही हैरान होता गया। उसे तभी समझ में आया कि वांग टेंग कितना शक्तिशाली है जब उसने उसके साथ मुक्का मारा। दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा होने के बावजूद उसकी क्षमता आश्चर्यजनक थी। यह अविश्वसनीय था। उसे एहसास हुआ कि उसने वांग टेंग को कम आंका था। किसी को भी इस आदमी का सामान्य ज्ञान से आकलन नहीं करना चाहिए। लेकिन उसे अब भी नहीं लगता था कि वांग टेंग उसे हरा सकता है। इसके अलावा वह अब सिर्फ एक कागजी शेर था। शायद वह खुद पर जबरदस्ती कर रहा था। देखते हैं तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। नेता चिल्लाया और अपने हमलों की तीव्रता बढ़ा दी। वांग टेंग को एहसास हुआ कि वह अपने प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ सिर्फ अपने जल तत्व से नहीं जीत सकता। कुछ 100 राउंड ही उसकी अधिकतम सीमा थी। उसे अन्य बलों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। एड्स बाय पब फ्यूचर। ड्रैगन रक्त युद्ध काया। बूम एट नोबल एट। वांग टेंग अपने दिल में चिल्लाया। उसके अंदर 3 तरह की ज्वालाएं फूट पड़ी। वे दिव्य ज्वालाएं नहीं थीं। वे पाकर्स की 3 राक्षसी ज्वालाएं थीं। उग्र झुलसा देने वाला जानवर, स्टार फीनिक्स ज्वाला, महासागर वेल ज्वाला। अलग अलग रंगों की 3 लपटें उसके चारों ओर घूम रही थीं, जो अलग अलग आग के पैटर्न में बदल रही थी। एक आग की लपटों में एक उग्र जानवर की तरह दिख रही थी, दूसरी एक लाल लाल लौ थी जो अपने पंख फैलाए हुए मोर की तरह दिख रही थी, और आखिरी एक नीली विशाल वेल की लौ का पैटर्न था। वह देखना चाहता था कि यदि वह पशु ज्वालाओं का प्रयोग करे तो कितना शक्तिशाली हो सकता है। उसकी त्वचा पर 3 अलग अलग आकृतियां उभर आईं, जिससे उसका शरीर मजबूत हो गया और वह दिव्य दिखने लगा। नेता ने आंखें सिकोड़ ली। अग्नि बल, उसके पास कितने तत्व थे? युद्ध के दौरान उन्होंने प्रकाश बल और वायु बल का इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने अपनी अग्नि बल और जल बल का प्रदर्शन किया। ये 4 बल थे। यह क्या है? वेंडेल ने वांग टेंग के शरीर पर ज्वाला के पैटर्न को गौर से देखा। वे बेहद परिचित लग रहे थे। वह इस युद्ध तकनीक और 3 ज्वाला पैटर्न के निष्पादन को पहचान सकता था। वे उसके परिवार के ड्रैगन ब्लड बैटल फिजिक के समान थे। चलो, वांग टेंग चिल्लाया। उसने अपनी मुट्ठी घुमाई और मुक्का मारा। आग की लपटें मुट्ठी के निशान में बदल गईं। उसने चुपके से अंदर अल्टिमा की कुछ ताकत भर दी, इसलिए ये सिर्फ झुलसाने वाली नहीं थी। ये ताकत से भी भरी हुई थी। टकराना। नेता को ये जानने के लिए एक मुक्का ही काफी था कि वांग टेंग से निपटना कितना मुश्किल था। ये हमला जल तत्व अल्टिमा से भी अधिक शक्तिशाली था। मैं कितना बदकिस्मत हूं। एक ही मुक्का लगने से नेता पीछे गिर गया। उसका चेहरा बदसूरत हो गया। क्या आपके पास बस इतना ही है? वांग टेंग ने अपनी कलाई घुमाई और एक तीखी मुस्कान बिखेरी। फिर उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक मुस्कान दी। अभी गर्व करने के लिए बहुत जल्दी है। नेता की आंखों में एक ठंडी चमक चमकी। वह फिर से आगे बढ़ा। बूम बूम बूम। दोनों दल एक बार फिर एक दूसरे से भिड़ गए। हमले एक दूसरे पर हावी होते रहे।
ऐसा लग रहा था कि किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। वह इतने लंबे समय तक कैसे टिक सकता है? नेता हैरान था। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी ताकत धीरे धीरे कम हो रही है। उसका चेहरा भयानक हो गया। क्या वह थका हुआ नहीं था? उसे लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। धमाका, धमाका। इस समय वांग टेंग के पीछे दो जोरदार धमाके हुए। एक शक्तिशाली बल ने उसे तबाह कर दिया, जिसके साथ अग्नि तत्व की झुलसाने वाली गर्मी भी आई। वे दो ज्वालामुखियों की तरह थे। सावधान रहो। एक सेकंड बाद दीक्वी की आवाज आई। वांग टेंग ने मार्शल योद्धा के चेहरे पर धूर्त मुस्कान देखी। यद्यपि उसने अपना चेहरा ढकने वाला कवच पहना हुआ था, फिर भी वांग टेंग उसकी सार नेत्र से उसकी मुस्कान देख सकता था। धमाका। अगले ही पल वांग टेंग पर दो भयानक हमले हुए। अग्नि शक्ति आग में बदल गई और उसे खा गई। वांग टेंग, डीक्यू और पैग्गी ने आंखें सिकोड़ ली। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बेकाबू होकर भींच ली। वांग टेंग अभी युद्ध के मैदान से वापस आया था, इसलिए वह सबसे कमजोर स्थिति में था। अगर उसे चोट लग जाती तो परिणाम असहनीय होते। अचानक दिव्य अवस्था के योद्धाओं के समूह के भीतर से दो शक्तिशाली आभाएं आकाश में उठी। वे दिव्य अवस्था की सीमा को पार कर गईं। ब्रह्मांड के शिखर पर दो मार्शल योद्धा। डीक्यू की अभिव्यक्ति बदल गई। वह चकित था। दो और ब्रह्मांड मंच के योद्धा अचानक प्रकट हुए। वे दिव्य मंच के योद्धाओं के बीच छिपे हुए थे ताकि वे वांग टेंग पर घात लगा सके। किसी को भी इस बदलाव की उम्मीद नहीं थी। ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? उन्हें एक दिव्य स्तर के योद्धा पर घात क्यों लगाना पड़ा? क्या उन्हें खुद पर शर्म नहीं आनी चाहिए? ड्रैगन 17, तुम बहुत कमजोर हो। तुम तो एक दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा को भी नहीं संभाल सकते। तुम भाग्यशाली हो कि इस बार हम दोनों यहाँ एक साथ हैं। अन्यथा तुम अपना मिशन पूरा नहीं कर पाओगे। दो ब्रह्मांड मंच मार्शल योद्धा भीड़ से उड़कर आए। हम्फ, ड्रैगन 17 के नाम से मशहूर मार्शल योद्धा ने उपहास किया और भौहें सिकुड़ी। अगर तुम इतने सक्षम हो तो जाओ और अकेले उससे लड़ो। घटना के बाद समझदार होना तुम्हें सक्षम नहीं बनाता। अगर यह हमारे ऊपर होता तो हमें आपकी जरूरत नहीं होती। उनमें से एक ने ठहाका लगाया। ड्रैगन 15, ये बच्चा बहुत ताकतवर है। तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे अकेले संभाल सकते हो? कितना भोलापन है, ड्रैगन 17 ने ठंडे स्वर में कहा। वह सिर्फ एक दिव्य मंच का मार्शल योद्धा है। तुम उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हो। ड्रैगन 15 ने तिरस्कारपूर्वक अपना सिर हिलाया और अपने बगल में खड़े दूसरे व्यक्ति की ओर देखा। ड्रैगन 14, अगर वह तुम होते तो सिर्फ कुछ चालों से ही सौदा पक्का हो जाता। लगभग 10 चालें। वह अभी भी थोड़ा मजबूत है। ड्रैगन 14 को खुद पर गर्व था। देखो, ड्रैगन 14 मुझसे सहमत है। ड्रैगन 15 ने हंसते हुए उसे दबाया। इसका मतलब है कि तुम वाकई घटिया हो। तुम। ड्रैगन 17 क्रोधित था। अगर उसे पहले पता होता तो वह उन्हें पहले ही जाने देता। अब जबकि लड़ाई खत्म हो चुकी है, वे यहाँ व्यंग्य कर रहे हैं। अंततः वे उसे केवल इसलिए बाहर निकालना चाहते थे ताकि वे इसका श्रेय आपस में बांट सकें। पाका परिवार में वांग टेंग को बहुत बड़ा इनाम माना जाता था। यहाँ तक कि उग्र फ्लेमिंग यूनिवर्स लॉर्ड और फ्लेमिंग फीनिक्स यूनिवर्स लॉर्ड ने भी खुद कहा था कि जो कोई भी उसे मार सकता है उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अन्यथा वे क्रॉफ्ट्स के साथ सहयोग करने और वांग टेंग को मारने के लिए नंबर 29 रक्षा ग्रह पर आने का जोखिम नहीं उठाते। अब चूंकि वांग टेंग की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने लूट का माल बांटने का निर्णय लिया। ड्रैगन 14 और ड्रैगन 15 ने मिशन में ड्रैगन 17 के योगदान को कम करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमति बनाई थी। इस तरह उन दोनों को इनाम का एक बड़ा हिस्सा मिल सकता था। वे तीनों जब बात कर रहे थे तो उन्हें आसपास के माहौल की परवाह नहीं थी। पैग्गी और बाकी लोगों ने उनकी बातचीत सुनी। वे दौड़कर उनसे लड़ना चाहते थे। हालांकि उनके आसपास कई दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा थे जिन्होंने उन्हें रोक रखा था। वे उनसे बचकर भाग नहीं सकते थे। ड्रैगन 14, ड्रैगन 15, ड्रैगन 17। डीक्यू ने भौहें सिकोड़ी। उसका दिमाग तेजी से घूम गया। उसे लगा कि उसने ऐसा शीर्षक पहले कहीं सुना है। अरे हाँ, पाका परिवार। उनके पास एक रहस्यमयी और शक्तिशाली मार्शल योद्धा दस्ता था जिसका नाम ड्रैगन के नाम पर रखा गया था। हर एक सदस्य शक्तिशाली था और उसने काफी खून खराबा देखा था। उनकी तुलना निश्चित रूप से साधारण मार्शल योद्धाओं से नहीं की जा सकती थी। कैवेंडिश परिवार के वंशज होने के नाते उन्होंने स्वाभाविक रूप से कुछ अंदरूनी कहानियों के बारे में सुना था। वास्तव में हर परिवार के पास एक ऐसा दस्ता होता था जो आमतौर पर अंधेरे में कुछ गुप्त काम करता था। डीक्यू की अभिव्यक्ति गंभीर थी। पाका परिवार बहुत बेशर्म था। उन्होंने नंबर 29 डिफेंस प्लेनेट पर पहुंचने के बाद उसे मारने के लिए किसी को भी भेजा था।
आमतौर पर कहें तो चाहे कितनी भी नफरत या शिकायत क्यों न हो, उन्हें रक्षा ग्रहों पर नहीं लाया जाएगा। वे अंधेरे भूतों से लड़ने के लिए एक जगह थे। रक्षा ग्रह छोड़ने के बाद सभी शिकायतें हल हो जाएंगी। हालांकि पाक परिवार को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उन्होंने जो चाहा वो किया और ऐसे अलिखित नियमों को गंभीरता से नहीं लिया। स्वूश। इस समय अचानक एक अजीब सी ऊर्जा चारों ओर फैल गई और सभी को अपने में समाहित कर लिया। आकाश और पृथ्वी गायब हो गए, उनकी जगह एक अजीब सा गहरा पीला क्षेत्र आ गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आसमान में पत्थर तैर रहे थे और जमीन भी पत्थर से बनी हुई थी, मानो जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा हो। ये एक डोमेन है। ड्रैगन 14 और ड्रैगन 15 ऐसे लग रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आवाजें अनायास ही एक सब तक ऊंची हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें बधिया कर दिया गया हो। उन्हें पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा की कोई परवाह नहीं थी और उन्होंने जल्दी से चारों ओर देखा। अचानक डोमेन क्यों आ गया? क्या कोई स्वर्ग स्तर का मार्शल योद्धा आया? अगर ऐसा होता तो उनकी योजना विफल हो जाती और उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती। सेना के मार्शल योद्धा उन्हें कभी नहीं छोड़ते। ड्रैगन 17 का चेहरा भी भय से भरा हुआ था। वह असहज महसूस कर रहा था और उसके दिल में एक अशुभ पूर्वाभास उभर आया। बहुत कम लोगों ने वांग टेंग को अपने डोमेन का उपयोग करते देखा था। यही कारण है कि पाक परिवार की रिपोर्ट में इसका कोई विवरण नहीं था। उन तीनों ने कभी नहीं सोचा था कि दिव्य स्तर का योद्धा वांग टेंग किसी क्षेत्र पर अधिकार कर सकता है। लेकिन पेगी और अन्य लोगों ने इस क्षेत्र को पहचान लिया। जब वांग टेंग ने शैतानी अंडाणु को छीन लिया तो उसने इसका इस्तेमाल अंधेरे प्रेत को रोकने के लिए किया। तो वे जानते थे कि यह वांग टेंग का क्षेत्र था। धमाका। जब सभी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे, तभी आसमान से बड़े बड़े पत्थर भयानक बल के साथ गिरे, जो ड्रैगन 14 और अन्य पर बुरी तरह टूट पड़े। उनके शिष्य सिकुड़ गए क्योंकि उन्होंने प्रतिरोध करने की पूरी कोशिश की और बार बार हमला करके पत्थरों को टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश की। लेकिन वहां बहुत सारे पत्थर थे। उन्होंने उनमें से कुछ को तोड़ दिया, लेकिन किनारे पर मौजूद पत्थर पहले ही उन तक पहुंच चुके थे। वे समय पर प्रतिक्रिया नहीं कर सके। बूम बूम बूम। कवच पहने योद्धाओं पर पत्थर गिरे। यहां तक कि ड्रैगन 14 और अन्य भी इससे बच नहीं पाए और लगातार उन पर हमला होता रहा। दूसरी ओर पैग्गी और बाकी लोग बिना हिले डुले वहीं खड़े रहे। ऐसा लग रहा था कि पत्थरों की भी आंखें हैं और वे उनसे बच रहे थे। उन्होंने राहत की सांस ली। हालांकि वे जानते थे कि यह वांग टेंग का क्षेत्र था, लेकिन वहां इतने सारे पत्थर बरस रहे थे। यहां तक कि उनके जैसे दृढ़ निश्चयी लोगों के सिर में भी झुनझुनी महसूस होगी। यह एक अंधाधुंध हमला लग रहा था। अगर यह हमला उन पर होता तो क्या होता? उनके छोटे शरीर इस तरह के प्रभाव को झेल नहीं सकते थे। सौभाग्य से ऐसा नहीं हुआ और चट्टानें उनसे बच गईं। ऐसा लग रहा था कि इस क्षेत्र के चमत्कार उनकी कल्पना से परे थे। इस क्षेत्र में पूरी तरह से महारत हासिल किए बिना इसके रहस्यों को समझना असंभव था। डीकी ने उनके हाव भाव देखे और खुद को रोक न सकी, लेकिन पूछा, क्या आप लोग बिल्कुल भी चिंतित नहीं लग रहे हैं? यह मेजर वांग टेंग का क्षेत्र है। क्या तुम्हें नहीं पता? पैगी ने पूछा। मुझे पता है। मेरा पैर। डीक्यू थोड़ा चकित था। वांग टेंग ने उसे कभी किसी डोमेन के बारे में नहीं बताया था। इंतजार। अरे, वह वास्तव में एक डोमेन समझ गया। डीक्यू ने अचानक प्रतिक्रिया व्यक्त की। उसका दिमाग अस्त व्यस्त और अस्त व्यस्त था। क्या यह आदमी कोई दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा भी था? एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा जिसके पास प्रबुद्ध क्षेत्र है? क्या तुम मजाक कर रहे हो? मुझे नहीं पता कि यहाँ कौन सा सीनियर है। क्या कोई गलतफहमी है? ड्रैगन 15 पत्थरों की बौछार से लड़ नहीं सका। वह दयनीय स्थिति में था और जल्दी से चिल्लाया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। डोमेन को नियंत्रित करने वाला व्यक्ति सामने नहीं आया था। उन्हें नहीं पता था कि उन पर कौन हमला कर रहा है। ड्रैगन 15 असहाय था। अगर वह चुप रहा तो उसे लगा कि वे कुचलकर मर जाएंगे। उनका सामना करने वाला एक स्वर्ग मंच का योद्धा था। अब जब वे उस क्षेत्र में फंस गए थे, तो वे बैठे हुए बत्तख की तरह थे। यहां से बच निकलना बहुत बहुत मुश्किल था। यदि वे इसे स्वीकार नहीं करते तो संभवतः उनकी मृत्यु हो जाती। गलतफहमी। ऊपर से एक आवाज आई, जिसमें मजाक का भाव था। तुम अभी मुझे मारना चाहते थे। यह कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। यह आवाज इतनी परिचित क्यों थी? ड्रैगन 15 दंग रह गया। ऐसा लगा जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ड्रैगन 14 और ड्रैगन 17 ने एक के बाद एक ऊपर देखा और देखा कि एक आकृति धीरे धीरे एक चट्टान से निकल रही है। ये वास्तव में वांग टेंग था। तुम। ड्रैगन 15 की आंखें चौड़ी हो गई, मानो उसने कुछ अविश्वसनीय देख लिया हो। वह तुम के अलावा और कुछ नहीं कह सका। ये कमीना मरा नहीं था।
यहाँ तक कि उसने अपने डोमेन का इस्तेमाल करके उन्हें यहाँ फंसा लिया। असंभव। ड्रैगन 14 को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पहले उसने दावा किया था कि वह वांग टेंग को 10 चालों में निपटा सकता है। अब वह उसके सामने इस तरह से पेश आया। ये नाटक से भरा हुआ था। क्या तुमने कहा था कि तुम मुझे 10 चालों में खत्म कर सकते हो? वांग टेंग ने ड्रैगन 14 की ओर देखा। ड्रैगन 14 की अभिव्यक्ति जम गई। थप्पड़। उसके चेहरे पर बेतरतीब ढंग से थप्पड़ मारे गए। चेहरा थोड़ा दुख गया। 10 चालें। लानत है। अगर उसे पता होता कि वांग टेंग के पास डोमेन है तो वह घमंड नहीं करता। वह एक मार्शल योद्धा के खिलाफ नहीं जीत सकता था जो डोमेन का इस्तेमाल करता था। 1000 चालों से भी नहीं। तुम्हारे लिए डोमेन रखना कैसे संभव है? ड्रैगन 14 ने वांग टेंग को घूरते हुए उसकी अभिव्यक्ति में खामियां देखने की कोशिश की। मुझे खेद है। मेरे पास वास्तव में यह है। यदि आप इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं होगा, वांग टेंग ने शांति से कहा। मैं 14वां ड्रैगन कसम खाना चाहता था। ओह ठीक है, मैं अभी किसी को पकड़ने गया था। चलो देखते हैं वह कौन है। वांग टेंग ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। एक आकृति पीछे से उड़ी और उनके सामने आ गिरी। वह व्यक्ति बहुत दुखी लग रहा था, उसकी नाक पर चोट लगी हुई थी और चेहरा सूजा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अभी अभी प्रताड़ित किया गया हो। वेंडेल, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, ये वही है। हालांकि चेहरा सूजा हुआ था, फिर भी पेगी और बाकी लोग उसे पहचान पाए। वह व्यक्ति वेंडेल निकला। जब ड्रैगन 14 और अन्य लोगों ने वेंडेल को देखा तो उनके भाव बदल गए। धत्तेरी की, क्या वेंडेल कहीं दूर छिपा हुआ नहीं था? उसे कैसे पकड़ा गया? क्या आप हैरान हैं? क्या आप चौंक गए हैं? वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए उनकी ओर देखा। यह व्यक्ति वास्तव में वेंडेल था। वह दूर छिपा हुआ था और उसे लगा कि वांग टेंग ने उसे नहीं देखा। अंत में उसे चुपके से पकड़ लिया गया और पकड़ लिया गया। वेंडेल स्पष्ट रूप से ब्रह्मांड के शिखर पर मौजूद 3 मार्शल योद्धाओं जितना शक्तिशाली नहीं था। इसके अलावा उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग टेंग उसे ढूंढ लेगा और उससे निपटने के लिए समय भी निकाल पाएगा। यही कारण था कि वह बिना किसी सावधानी के आसानी से पकड़ा गया। ड्रैगन 14 और अन्य आश्चर्यचकित, हैरान, इस लड़के का व्यक्तित्व इतना निकृष्ट क्यों था? जब उन्होंने उसके चेहरे को देखा तो उन्हें पता नहीं था कि क्यों, लेकिन वे उसे बुरी तरह मारना चाहते थे। वांग टेंग, मुझे जाने दो। वेंडेल अभी तक बेहोश नहीं हुआ था। वांग टेंग द्वारा कुचले जाने से वह बेहद अपमानित महसूस कर रहा था और बुरी तरह संघर्ष कर रहा था। तुम्हें मैंने एक कमजोर ताकतवर व्यक्ति ने पकड़ा था। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? वेंडेल अचंभित रह गया। फिर उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की। तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इस कमीने ने मूलतः उसे कूड़ा कचरा कहा। डीक्यू, पेगी और बाकी लोग बेकाबू होकर हंसने लगे। वांग टेंग एक शरारती व्यक्ति था। वह वेंडेल को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। हा हा हा, वेंडेल तुम वाकई काबिल हो। डीक्वी जोर से हंसा। वेंडेल का पूरा चेहरा काला पड़ गया और वह गुस्से से दहाड़ने लगा। वांग टेंग, मैं चाहता हूं कि तुम मर जाओ। वांग टेंग के चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक रही थी। फिर उसने वेंडेल के चेहरे पर जोर से पैर पटक दिया। टकराना। एक बहुत बड़ा बल वेंडेल के सिर पर गिरा, जिससे उसका सिर विकृत हो गया। नीचे का पत्थर टूट गया और उसका सिर उसके अंदर चला गया। आह, वेंडेल ने एक दर्दनाक चीख निकाली। पकड़े जाने के बाद तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। चलो मैं तुम्हें थोड़ा सबक सिखाता हूँ। ड्रैगन 14 और अन्य के मुंह हिल रहे थे। यह आदमी बहुत निर्दयी है। जब वह उससे सहमत नहीं होता था तो वह उस पर हावी हो जाता था। वह वेंडेल को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लेता था। आखिर वे पाकर परिवार के सदस्य थे। क्या इस आदमी को वेंडेल के साथ इस तरह का व्यवहार करने में कोई हिचक नहीं थी? वांग टेंग, वेंडेल भी कायर नहीं था। कुचले जाने से उसके दिल में शर्म की भावना फूटने लगी थी। उसके साथ पहले कभी ऐसा व्यवहार नहीं हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं और वह घायल जानवर की तरह गुर्रा रहा था। लगता है तुमने परिस्थिति को नहीं समझा है। वांग टेंग ने अपने पैर उठाए और जोर से पैर पटकने लगा। टकराना। जैसे ही वेंडेल छूटने की कोशिश कर रहा था, उसे फिर से गड्ढे में धकेल दिया गया। लेकिन वांग टेंग नहीं रुका। उसने फिर से अपना पैर उठाया, फिर उसे रौंद दिया। फिर 10 से ज्यादा बार ऐसा दोहराने के बाद वह आखिरकार रुक गया। एट नोबल एट। आखिरकार मैं बेहतर महसूस कर रहा हूं। वांग टेंग ने धीरे से सांस छोड़ी और पहचान में न आने वाले वेंडेल की ओर देखा। वैसे तुम अभी क्या कहना चाह रहे थे? तुम जारी रख सकते हो। सब लोग, यह आदमी मानव त्वचा पहने एक शैतान है। उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र में वांग टेंग एक चट्टान के ऊपर खड़ा था।
उसके बगल में एक अजीब मानव जैसी चीज थी। उस चीज का सिर चट्टान में दबा हुआ था और उसकी बाहें कांप रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह पागलों की तरह संघर्ष कर रही थी, अपना सिर चट्टान से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। हालांकि सिर काफी गहराई में दबा हुआ था। यह व्यक्ति बुरी तरह घायल लग रहा था, इसलिए वह अपना सिर बाहर नहीं निकाल पाया। यह दृश्य देखकर सभी के चेहरे की मांसपेशियां फड़कने लगी, खास तौर पर डीक्यू और पैगी। उन्हें लगा कि उनका खून थोड़ा ठंडा हो गया है और सिर थोड़ा सुन्न हो गया है। ये तो क्रूर था। कोई भी इंसान इतना निर्दयी नहीं होगा। वे ऐसा महसूस कर रहे थे, भले ही वे वांग टेंग के साथी थे। कोई कल्पना कर सकता था कि ड्रैगन 14 और बाकी लोग क्या सोच रहे होंगे। उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वे पीड़ित हैं। हत्या को नरक में भेजो। यहाँ किसकी हत्या की जा रही थी? क्या उन्हें हत्यारा नहीं माना जाना चाहिए था? उन्हें ऐसा अमानवीय व्यवहार क्यों सहना पड़ा? इसके अलावा वेंडेल बेकार था। उसे बिना किसी चेतावनी के पकड़ लिया गया। अगर वांग टेंग उसे चिढ़ाने के लिए बाहर नहीं ले जाता, तो उन्हें पता भी नहीं चलता कि उसे पकड़ लिया गया है। दरार। अचानक एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी। वेंडेल ने आखिरकार अपना सिर गड्ढे से बाहर निकाला। उसका चेहरा और भी सूज गया था। उसकी आंखों के लिए सिर्फ एक रेखा बची थी। उसने अपना सिर उठाया और वांग टेंग की ओर देखा। उसका शरीर कांप रहा था, डर या गुस्से में, और वह हकला रहा था। छोड़ो, मुझे जाने दो। मैं क्यों? अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम भी मर जाओगे, वेंडेल ने अपमान को निगलते हुए जवाब दिया। क्या तुम ये कह रहे हो कि मैं विरोध नहीं कर सकता? तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता, वांग टेंग ने गुस्से में कहा। उसने उदासीनता से वेंडेल को देखा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं, वेंडेल जवाब देना चाहता था। ठीक है, जहां हो वहीं रहो। मैं बाद में तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वांग टेंग ने वेंडेल को बोलने का कोई मौका नहीं दिया। उसने वेंडेल का सिर फिर से पत्थर की दरार में दबा दिया। फिर उसने नीचे खड़े हत्यारों की ओर देखा और शांति से पूछा, क्या तुम सब आत्मसमर्पण करने जा रहे हो या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तब तक पीटता रहूं जब तक तुम आत्मसमर्पण नहीं कर देते? ड्रैगन 14 और बाकी लोगों ने भौहें सिकोड़ ली। उन्हें वांग टेंग के शब्दों से अपमानित महसूस हुआ। आत्मसमर्पण करे या उन्हें तब तक पीटे जब तक वे आत्मसमर्पण न कर दें। क्या कोई अंतर था? ये व्यक्ति उन पर नीची नजर से देख रहा था। तीनों ने एक दूसरे को देखा और अपने मतभेद भुलाकर एक आम सहमति पर पहुंचे। चलो एक साथ डोमेन तोड़ो। मैं यह नहीं मानता कि दिव्य स्तर के योद्धा का क्षेत्र इतना मजबूत होगा। ड्रैगन 14 क्रोध में चिल्लाया और आकाश में उड़ गया। उसने अपने शरीर में मौजूद सारी अग्निशक्ति को छोड़ दिया और उसे अपने लंबे भाले के चारों ओर इकट्ठा कर लिया। ये वांग टेंग का उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र था, इसलिए सारी अग्निशक्ति बाहर ही रोक दी गई थी। वह इसका उपयोग नहीं कर सकता था। वह केवल अपनी शक्ति का ही उपयोग कर सकता था। ड्रैगन 17 और ड्रैगन 15 ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक साथ काम किया। उनका अस्तित्व दांव पर था, इसलिए वे परेशानी पैदा नहीं करेंगे। वे दोनों अग्नि तत्व वाले योद्धा थे, इसलिए उन्होंने अपनी सारी अग्नि शक्ति छोड़ दी। ये शक्ति उनके शरीर से लगातार बाहर निकलती रही। तीनों सेनाएं एकत्रित हुई और ड्रैगन 14 के लंबे भाले पर एकत्रित हुई। वांग टेंग ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। वे एक संयुक्त हमला शुरू कर रहे हैं। लंबे भाले के चारों ओर एक विशाल जलते हुए शेर की आकृति बनी हुई थी। ये बहुत ही शानदार लग रहा था। गर्जन। अग्नि सिंह सजीव और वास्तविक दिखाई दिया। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में दहाड़ने लगा। यह क्या है? डीक्यू के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया। कुछ देखते ही उसकी आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। क्या ये कोई अंतिम युद्ध तकनीक है? एड्स बाय पब फ्यूचर। एक चरम युद्ध तकनीक। वांग टेंग ने जल्दी से भक्षण करने वाले शून्यता जानवर की यादों को खोजा और प्रासंगिक जानकारी पाई। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, अल्टिमा युद्ध तकनीक में अंदर की अल्टिमा की शक्ति को शामिल किया गया। सामान्य युद्ध तकनीकों से अलग, अल्टिमा युद्ध तकनीकों को केवल एक अल्टिमा को अंदर विलय करने के बाद ही निष्पादित किया जा सकता है। यह उतना आसान नहीं था जितना कि उन्होंने अतीत में अपने कौशल में कुछ अल्टिमा को कैसे डाला था। यह एक वास्तविक विलय था, जिस तरह से गुणवत्ता में बदलाव को ट्रिगर किया जा सकता था। संक्षेप में, अल्टिमा युद्ध तकनीक एक शक्तिशाली कौशल है जिसका जन्म अल्टिमा की पूर्ण क्षमता को मुक्त करने के लिए हुआ था। यह पहली बार था जब वांग टेंग को अल्टिमा युद्ध तकनीक का सामना करना पड़ा। अल्टिमा युद्ध तकनीकें दुर्लभ थीं। उन्हें एक प्रकार का गुप्त कौशल माना जाता था, इसलिए बाजार में बहुत अधिक उपलब्ध नहीं थे। वे केवल प्राचीन विरासतों में ही मौजूद थे। इसके अलावा, उनका निष्पादन कठिन था। अल्टिमा युद्ध तकनीक सीखने के लिए लंबे समय तक अभ्यास और अल्टिमा की गहरी समझ की आवश्यकता थी।
यह विश्वास करना कठिन था कि उसके 3 विरोधियों ने अल्टीमा युद्ध तकनीक को समझ लिया था। लेकिन वे पाकर्स के मार्शल योद्धा थे, इसलिए यह उचित था कि उनके पास एक तकनीक थी। धमाका। उनके शरीर में मौजूद ताकतें विशाल ज्वलंत सिंह में विलीन हो गईं। फिर ड्रैगन 14 ने अग्नि अल्टीमा को सिंह में विलीन कर दिया और वास्तविक अल्टीमा युद्ध तकनीक को अंजाम दिया। वास्तव में केवल ड्रैगन 14 ने ही अल्टीमा युद्ध तकनीक सीखी थी, लेकिन इसके लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता थी। इसलिए उन तीनों को सहयोग करना पड़ा। वांग टेंग ने अपने विरोधियों की ओर गंभीरता से देखा। ये चरम युद्ध तकनीक वाकई बहुत भयानक थी। इसके शक्तिशाली उतार चढ़ाव से उसे खतरा महसूस हुआ। खैर, चलो देखते हैं कि क्या उनका अल्टीमा मेरे डोमेन से अधिक मजबूत है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी। उसके दिल में लड़ने की भावना जल रही थी। उसने अपनी उंगली उठाई। धमाका। अनेक बड़ी चट्टानें उड़कर केंद्र की ओर आई और एक साथ चिपककर एक विशाल चट्टान के गोले में बदल गईं। जैसे ही इसकी छाया जमीन पर पड़ी, एक भयानक दबाव ने आसपास के वातावरण को जकड़ लिया और नीचे मौजूद लोगों पर दबाव डाला। ड्रैगन 14 और उसके साथी अनायास ही रुक गए। उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं। ये डोमेन काफी शक्तिशाली लग रहा था। ऐसा नहीं लगता था कि यह किसी दिव्य स्तर के योद्धा का क्षेत्र है। इस कमीने ने इसमें महारत कैसे हासिल कर ली? उनका आत्मविश्वास थोड़ा डगमगाया। ड्रैगन 14 ने अपने दांत पीस लिए और उसकी निगाहें निर्दयी हो गईं। एट नोबल बन एट। ये जीवन मरण की स्थिति थी। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उन्हें शर्त लगानी ही पड़ी। तीनों ने अपनी ताकत और भी अधिक उन्मत्तता से छोड़ी, मानो वे अपनी सारी ऊर्जा खत्म कर देना चाहते हो। वे तब तक नहीं रुके जब तक कि वे पूरी तरह से सूख न गए। बाहर उनकी चरम युद्ध तकनीक और भी अधिक मजबूत होगी, लेकिन इस क्षेत्र में जहां उनके आसपास की अग्निशक्ति अवरुद्ध थी, वे अधिक अग्निशक्ति को अवशोषित नहीं कर सके। नतीजतन वे इस तकनीक की पूरी क्षमता को जारी नहीं कर सके। ब्रह्मांड स्तर के योद्धा और स्वर्ग स्तर के योद्धा के बीच यही अंतर था। उन्हें दबाने के लिए सिर्फ एक ही क्षेत्र पर्याप्त था। वांग टेंग भले ही एक दिव्य स्तर का मार्शल योद्धा था, लेकिन अपने प्रभुत्व के कारण वह किसी भी दिव्य स्तर के मार्शल योद्धा से अधिक शक्तिशाली था। डीक्यू, पैगी और अन्य लोगों ने दोनों पक्षों के हमलों का दबाव महसूस किया और अनियंत्रित होकर पीछे हट गए। वे समझ सकते थे कि लड़ाकों द्वारा अपनाई गई युद्ध तकनीकें भयावह थीं। अगर वे पीछे नहीं हटते तो वे मर सकते थे या बचे हुए प्रभाव से गंभीर रूप से घायल हो सकते थे। कवच पहने योद्धा भी पीछे हट गए। उनमें से कई बड़े पत्थरों से घायल हो गए थे और उनके कवच फट गए थे। वे दुखी दिख रहे थे। उनके दिलों में सिर्फ डर रह गया था, क्योंकि वे अपने ऊपर मौजूद विशाल चट्टान को घूर रहे थे। वांग टेंग बहुत शक्तिशाली था। वे उसकी हत्या क्यों करने आए थे? क्या तीनों सर उसे हरा पाएंगे? आसमान में मौजूद विशालकाय चट्टान धीरे धीरे बड़ी होती गई और एक छोटे ग्रह में बदल गई। इससे बहुत ज्यादा और भयानक दबाव पैदा हुआ। ड्रैगन 14 और उसके साथियों द्वारा बनाया गया ज्वलंत शेर भी फैल रहा था। विशाल शेर के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। वह लपटों के राजा की तरह था। उसकी लालटेन के आकार की आंखों से एक दमनकारी आभा निकल रही थी। ड्रैगन 14 और उसके साथी अपनी सीमा पर पहुंच गए थे। उनके शरीर में मौजूद सारी ताकतें बाहर निकल गई थीं। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और उनकी निगाहें दृढ़ थीं। गरजती ज्वाला सिंह भाला। ड्रैगन 14 ने अपना भाला बाहर निकाला। जलता हुआ शेर दहाड़ने लगा, मानो वह जीवित हो, और आकाश में उड़ गया, अपनी शक्ति से स्वर्ग को हिला दिया। जलता हुआ विशालकाय शेर दहाड़ा। चिलचिलाती गर्मी वांग टेंग की ओर बढ़ी, मानो सब कुछ जलाने की कोशिश कर रही हो। वांग टेंग के हाव भाव में कोई बदलाव नहीं आया। उसने अपना हाथ नीचे फेंका और विशालकाय क्षुद्रग्रह आखिरकार हिल गया। वह एक दमनकारी गति के साथ नीचे गिर गया। विशाल चट्टान एक छोटे ग्रह की तरह नीचे गिरी और अपने पीछे पीली रोशनी का एक लंबा निशान छोड़ गई। ये तेज और भारी थी। ऐसा लग रहा था कि इसके आसपास की हवा भी दबाव के कारण टूट गई। धमाका। अगले ही पल दोनों पक्ष आपस में टकरा गए। धमाका। पूरे क्षेत्र में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी। विशालकाय जलता हुआ बाघ क्षुद्रग्रह से टकराया। जलते हुए शेर में एक तेज भाले जैसी चमक हल्की सी देखी जा सकती थी। डीक्यू और बाकी लोगों ने बिना पलक झपकाए ऊपर देखा। वे बहुत घबराए हुए थे। तीनों मार्शल योद्धाओं का संयुक्त अल्टीमा युद्ध कौशल भयावह रूप से शक्तिशाली था। ये वांग टेंग की डोमेन शक्ति का विरोध करने में सक्षम था। यह अविश्वसनीय था। दरार। एक स्पष्ट टूटने की आवाज ने घबराहट भरे माहौल को तोड़ दिया। फिर क्षुद्रग्रह पर मकड़ी के जाले की तरह दरारें दिखाई देने लगी। वे फैलने लगी। डीक्यू का चेहरा बदल गया। वह अचंभित था। क्या ये टूटने वाला था? ड्रैगन 14 और उसके साथी बहुत खुश थे।
वे ऊपर की विशाल चट्टान को गौर से देख रहे थे। इसे तोड़ दो, वे गुस्से में चिल्लाए। यही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। अगर वे वांग टेंग के क्षेत्र को नष्ट नहीं कर सकते थे तो वे भाग नहीं सकते थे। मौत ही उनका एकमात्र विकल्प था। गर्जन, जलते हुए शेर को तीनों योद्धाओं से उम्मीद और पीड़ा मिली। उसने दहाड़ लगाए और अपनी सारी अग्नि शक्ति छोड़ दी। फिर उसने अपना सिर फेंका और खुद को फिर से विशाल चट्टान पर फेंक दिया। भाले की चमक ने विशालकाय चट्टान को इंच दर इंच छेद दिया, एक एक करके, और दरारें दिखाई देने लगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। अगले ही पल क्षुद्रग्रह फट गया और अनगिनत टूटी चट्टानों में बिखर गया। वे सभी दिशाओं में उड़ गए। हा हा हा, वांग टिंग, मर जाओ। ड्रैगन 14 ने ये दृश्य देखा तो हंस पड़ा। उसने अपना लंबा भाला बाहर निकाला। धमाका। विशाल चट्टान के नष्ट होने के बाद जलते हुए शेर के चारों ओर की चमक फीकी पड़ गई और उसकी शक्ति कम हो गई। हालांकि वह अभी भी उसी गति से वांग टिंग की ओर बढ़ रहा था। ड्रैगन 15 और ड्रैगन 17 ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। वे बहुत खुश थे। वांग टिंग, डीक्यू और बाकी लोग उत्तेजित हो गए। हालांकि वे कुछ नहीं कर सकते थे और केवल देखते रह गए कि कैसे ज्वलंत शेर वांग टिंग की ओर बढ़ रहा था। वांग टिंग ने अपना सिर नीचे किया और जलते हुए शेर को उदासीनता से घूरता रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अल्टिमा युद्ध तकनीक वास्तव में काफी शक्तिशाली थी। जलते हुए शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए वांग टिंग और उसके नीचे स्थित विशाल चट्टान को एक ही घूंट में निगल लिया। धमाका। ये हमला उसका आखिरी काम लग रहा था। जलता हुआ शेर फट गया क्योंकि उसमें लगी भाले की चमक ने बीच में खड़े वांग टिंग को घायल कर दिया। उनके आसपास का क्षेत्र ढहने लगा। ड्रैगन 14 और अन्य लोग राहत में मुस्कुराए। एड्स बाय पब फ्यूचर। टकराना। अंत में उल्कापिंड वर्षा क्षेत्र दबाव को सहन नहीं कर सका और टूटकर टिमटिमाते आकाश में गायब हो गया। हा हा हा, ड्रैगन 14 हंसा। हालांकि इस समय विस्फोट के केंद्र से एक चमकदार नीली चमक फैलने लगी। प्रकाश की नीली गेंद ने आग की लपटों को बलपूर्वक पीछे धकेला और फैल गई। जैसे ही लपटें प्रकाश की नीली गेंद को छूती, वे फुफकारने लगती और बुझ जाती। कार्यक्षेत्र। ड्रैगन 14 और बाकी लोग फैलती नीली रोशनी की गेंद को ऐसे घूर रहे थे जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। उनकी आवाजें ऊंची हो गई थी। एट नोबल एट। यह एक और डोमेन था। ये कैसे संभव हुआ? वे अकेले नहीं थे। डीक्यू और अन्य लोग भी अविश्वास में थे। उनके दिमाग खाली हो गए थे। वे उस क्षेत्र को ध्यानमग्न होकर देखते रहे। स्वूश। इससे पहले कि उनके दिमाग फिर से काम करना शुरू करते, प्रकाश की नीली गेंद फैल गई और जलते हुए बाग के विस्फोट से बनी लपटों को अपने में समाहित कर लिया। फिर सभी लोग फिर से उस क्षेत्र में समा गए। उनके आसपास का दृश्य बदल गया। इस बार उनके चारों ओर कोई विशाल चट्टानें नहीं थीं। वे पानी से बनी एक नीली दुनिया से घिरे हुए थे। उनके चारों ओर पानी के गोले बिखरे हुए थे, हवा में तैर रहे थे और एक जादुई और रहस्यमय एहसास दे रहे थे। यहां तक कि आसमान और जमीन भी पानी से बनी हुई लग रही थी। हर कोई जहां भी देखता पानी ही पानी दिखता। उन्हें ऐसा लगता मानो वे समुद्र की तलहटी में हो। मेरे जल क्षेत्र में आपका स्वागत है। वांग टेंग बिना किसी चोट के हवा में दिखाई दिया। उसने शांति से अपने विरोधियों की ओर देखा। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जैसे ही उन्होंने दोबारा आसमान देखा, वे दूसरे क्षेत्र में चले गए। आशा देखने के तुरंत बाद निराशा में फेंक दिए जाने की भावना ने उन्हें लगभग तोड़कर रख दिया। क्यों? क्या आपके पास 2 डोमेन है? ड्रैगन 14 की आवाज कर्कश थी और उसका चेहरा पीला था। वह इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। एक दिव्य स्तर के योद्धा के लिए एक ही क्षेत्र होना पहले से ही काफी आश्चर्यजनक था। लेकिन वांग टेंग के पास 2 क्षेत्र थे। यह कोई मतलब नहीं निकला। ड्रैगन 17 और ड्रैगन 15 के चेहरे सफेद पड़ गए। वह हैरानी से वांग टेंग को देख रहा था। ये तो सिर्फ 2 डोमेन है। तुम इतने हैरान क्यों हो? वांग टेंग शांत रहा। ये लोग बिना किसी बात के हंगामा मचा रहे थे। उसने सिर्फ 2 डोमेन दिखाए, फिर भी वे पहले से ही डरे हुए थे। अगर उसने अपने सभी डोमेन खत्म कर दिए तो क्या वे मर जाएंगे? ओह ठीक है, मेरे पास कितने डोमेन हैं? रुको, मुझे गिनने दो। 1 2 3 4 5। वांग टेंग ने अपने गुण पैनल को देखते हुए अपने दिल में गिनती की। सब लोग। उनको लगा कि वह शेखी बघार रहा है। शेखी बघारना। वह तो खुलकर शेखी बघार रहा था। केवल 2 डोमेन से उनका क्या तात्पर्य था? डी क्वी ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी कर ली। क्या वह सचमुच प्रतिभाशाली था? वांग टेंग को आकाशीय स्तर पर 2 डोमेन प्राप्त थे, जबकि ब्रह्मांडीय स्तर पर उनके पास एक भी डोमेन